साइमल्टेनियस इलेक्शन करवाने के लिए वन नेशन वन पोल का जो कॉन्सेप्ट है उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए आज एक कमेटी की रचना की है जो इस पूरे मामले पर अभ्यास करके सरकार को रिकमेंड करेगी कि कैसे इसे इम्प्लीमेंट किया जा सकता है, क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं इसकी, और उसको लेकर के एक बार फिर से नई डिबेट शुरू हो गई। हमारे साथ रिटायर्ड जस्टिस रवि त्रिपाठी जी हैं जो लॉ कमीशन के सदस्य थे, जिसने 2018 में अपनी रिकमेंडेशन सबमिट की थी सरकार को वन नेशन वन पोल को लेकर के। सर, सबसे पहले आपसे ये जानना चाहते हैं कि जो ये मुद्दा है एक देश एक चुनाव का, इसके मायने क्या हैं और उसकी आवश्यकता क्यों है? जहाँ तक वन नेशन वन इलेक्शन का सवाल है, सबसे बड़ी बात यह है कि जब से असेंबलीज के और पार्लियामेंट के इलेक्शंस डिस्टर्ब हुए, पहले शुरू में एक साथ होते थे, उसके बाद जब डिस्टर्ब हो गए तो सबसे बड़ी चीज़ जो देखी गई वो ये है कि कहीं ना कहीं कोड ऑफ कंडक्ट लगा हुआ रहता है। अगर स्टेट में कहीं इलेक्शन आ रहा है तो वहाँ का कोड ऑफ कंडक्ट है, और पार्लियामेंट का अगर इलेक्शन है तो पूरा नेशन में जो है कोड ऑफ कंडक्ट लगता है। उसकी वजह से काफ़ी डिसीजन सरकार को लेने में दिक्कत होती है, वो पोस्टपोन करने पड़ते हैं। तो उस चीज़ से बाहर आने के लिए और जो खर्चा करना पड़ता है अलग अलग इलेक्शंस के लिए, उसको कर्टेल करने के लिए ये कंसेप्ट बहुत ही अच्छा है, और मेरे हिसाब से इसे जल्दी से जल्दी इम्प्लीमेंट होना चाहिए था। हमने अपना ड्राफ्ट रिपोर्ट 2018 में सबमिट कर दिया था। अच्छा है कि 2023 में जो है सरकार ने अब से फिर से इसको हाथ पे लिया है, तो ज़रूर कुछ ना कुछ फ़ायदा होगा। सर, मैं ये जानना चाहता हूँ कि जो हाल की संवैधानिक परिस्थिति है, आज हाल का जो स्टेटस है, उसमें इस तरह से चुनाव करवाने के लिए क्या कोई प्रावधान है, और यदि नहीं है तो यदि इस तरह की प्रक्रिया को अपनाना है तो फिर क्या करना होगा, कैसे उसे लागू किया जा सकता है? देखिए, हमारी जो असेंबलीज हैं और पार्लियामेंट है, उनकी टर्म जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन में फिक्स है। अब अगर किसी स्टेट असेंबली की टर्म को आपको एक्सटेंड करना है या उसको कर्टेल करना है, तो उन दोनों चीज़ों के लिए पावर होना जरूरी रहेगा, और उसके लिए जरूरी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट सरकार को करने पड़ेंगे। उसके बिना ये संभव नहीं होगा, और उसके लिए सरकार को सबसे पहले नेसेसरी जो पावर्स हैं असेंबली की टर्म कर्टेल करने के लिए या एक्सटेंड करने के लिए, वो पावर्स अपने आप के हासिल करने पड़ेंगे। उसके बाद ही ये हो पाएगा, वरना नहीं होगा। यदि मैं अपनी कंट्री की जो डाइवर्सिटी है उसको देखते हुए बात करूं, और जो आप लोगों ने रिकमेंडेशन भी जो किए हैं, उस हिसाब से यदि हम देखें इन कॉम्प्लेक्सिटीज़ को पूरे देश की, आपको क्या लगता है कितना पॉसिबल है ये लागू करना? क्योंकि उसमें एक प्रोविज़न आपने ये भी किया है कि 50% स्टेट्स का अप्रूवल होना ज़रूरी होगा इसमें। नहीं, देखिए, कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट जो होगा उसको पास करने के लिए 50% ऑफ स्टेट्स जो हैं उसको जब तक अप्रूव नहीं करेंगी तब तक वो नहीं हो पाएगा। इसलिए 50% अप्रूवल के बाद ही कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट आएगा, और कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट इसके लिए ज़रूरी है क्योंकि किसी भी असेंबली की टर्म या तो कर्टेल करना चाहें या एक्सटेंड करना चाहें किसी दूसरे इलेक्शन के साथ मिलाने के लिए, तो उसके लिए सबसे पहले जो ज़रूरत होगी वो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट की होगी, और उसके लिए 50% जो भी कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट की प्रोसीजर है उसके हिसाब से पहले कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट करना पड़ेगा। 50% स्टेट्स का ही मुद्दा अपने आप में एक बड़ा कॉम्प्लेक्स मुद्दा रहेगा। बिल्कुल बिल्कुल, किसी भी कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के लिए ये चीज़ हमेशा आती है, और उसमें जब तक जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट मूव करना चाहते हैं उसको अगर आप स्टेट से अप्रूव नहीं करवा पाते हैं तो वो नहीं हो पाएगा। वो ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आप जानते हैं बहुत ही वैरायटी है हमारे देश में, अलग अलग पार्टीज की सरकारें हैं, और ज़्यादातर पार्टीज आज इसका विरोध कर रही हैं। देखिए, ऐसा है, मैंने जहाँ तक समझा है अपनी लोकशाही को, तो उसमें ऐसा है कि विरोध पक्ष एक चीज़ मान के चलता है, सरकार कुछ भी कहे उसका विरोध करिए। मुझे ऐसा लगता है कि अगर सब लोग कंस्ट्रक्टिव अप्रोच लेते हैं, जैसा हमारे पास जब हम लोग ये रिपोर्ट तैयार कर रहे थे कमीशन में, उस समय काफ़ी पार्टीज़ का जो अप्रोच है वो कंस्ट्रक्टिव और पॉजिटिव था, और उनका कहना भी ये था कि नहीं, ये चीज़ होनी चाहिए। अब अगर वो विरोध कर रहे हैं और किसी पॉलिटिकल रीज़न से कर रहे हैं तो वो अलग बात है, लेकिन आपकी बात सही है कि जो वैरायटी है हमारे यहाँ, जो डाइवर्सिटी है, उसका भी एक सॉल्यूशन ये निकालना पड़ेगा कि उनको समझा के, उनको ये एक्सप्लेन करके कि इसके कितने फ़ायदे हैं, ये चीज़ को करवाना जरूरी है। कंसेंसस तो होना ही पड़ेगा, कंसेंसस होना जरूरी है। और कुछ और भी मुद्दे हैं इससे रिलेटेड, जैसे मान लीजिए अविश्वास प्रस्ताव पास होने की अगर कोई स्थिति है या इस प्रकार की कोई परिस्थिति पैदा हो, तो ऐसे में उसे कैसे निपटाया जाएगा फिर?
देखिए, हमने अपने ड्राफ्ट रिपोर्ट में इस चीज़ को काफ़ी डिटेल स्टडी करके और ऐसा इनकॉर्पोरेट किया था कि दूसरी कंट्रीज में ऐसा प्रोविज़न है कि जब भी कोई विपक्ष जो है नो कॉन्स्टिट्यूशन वोट लेके आता है, तो नो कॉन्स्टिट्यूशन जो मूव है उनका, उसमें उनसे साइमल्टेनियसली पूछा जाता है कि आपके पास ऑल्टरनेटिव अरेंजमेंट क्या है, और अगर उनके पास ऑल्टरनेटिव अरेंजमेंट नहीं है तो वो नो कॉन्फिडेंस जो मोशन है उसको मूव नहीं किया जा सकता और उसको रिजेक्ट वहीं हो जाता है। तो वो चीज़ अगर हमारे यहाँ भी आ जाती है तो सिर्फ कहने के लिए या करने के लिए नो कॉन्फिडेंस मोशन मूव करना बंद हो जाएगा और उससे सरकार जो है ज़्यादा स्मूथली काम कर सकेगी। अभी जो पिछली बार भी हुआ, आपने देखा होगा, नो कॉन्फिडेंस मोशन मूव करने के बाद विपक्ष जो है सरकार का जवाब सुनने के लिए भी वहाँ हाजिर नहीं थी और उन्होंने वॉकआउट कर दिया। तो इसका मतलब है कि वो नो कॉन्फिडेंस मोशन जो है सिर्फ आप लोगों की मीडिया की अटेंशन बटोरने के लिए उन्होंने लाया था। अगर उस समय ये प्रोविज़न होता कि आप पहले अपना ऑल्टरनेटिव हमें बताइए, तो ये नो कॉन्फिडेंस मोशन आता ही नहीं, और जो 2 या 3 दिन उन्होंने पार्लियामेंट के इसमें बिगाड़े 3 दिन, तो वो बच जाते और सरकार कुछ ज़्यादा कंस्ट्रक्टिव काम कर पाती। नहीं, क्योंकि आपने एक फिक्स टर्म की बात की है ऑफ द गवर्नमेंट, इसीलिए ये आपने एक जो टर्म यूज किया है कंस्ट्रक्टिव नो कॉन्फिडेंस मोशन। हाँ, वो कंस्ट्रक्टिव नो कॉन्फिडेंस का मतलब ही ये है कि जब नो कॉन्फिडेंस मोशन मूव होता है तो जो पार्टी उसको मूव कर रही है वो गवर्नमेंट का ऑल्टरनेटिव जो है बताएगी कि कौन सी ऑल्टरनेटिव अरेंजमेंट उनके पास है, जिससे जब ये नो कॉन्फिडेंस मोशन पास हो जाएगा तो इमीडिएटली जो है वो दूसरी ऑल्टरनेटिव सिस्टम काम करना शुरू कर देगी। दैट इज कंस्ट्रक्टिव वोट ऑफ कॉन्फिडेंस। तो हमारी जो वैसे डेमोक्रेटिक प्रोसेस है हमारे देश का, उसमें आप जानते हैं और बहुत सारे इश्यूज हैं। मान लीजिए त्रिशंकु विधानसभा हो गई, किसी को पूर्ण बहुमत नहीं मिला, या मध्यावर्ती चुनाव की कोई परिस्थिति आ गई, तो ऐसे में क्या प्रोविजंस होंगे इसमें, किस तरह से उससे निपटा जाएगा? नहीं, उसमें 2 चीज़ें हो सकती हैं। एक चीज़ यह है कि मध्यावर्ती चुनाव जो है वो नहीं करवा के और उसको एक्सटेंडेड टर्म मिलेगी, और एक्सटेंडेड टर्म पूरी होने के बाद ही फिर इलेक्शन होंगे। इसीलिए जो है ये जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की मैं बात कर रहा हूँ वो इसीलिए ज़रूरी है कि अगर किसी वजह से कोई स्टेट असेंबली डिसॉल्व हो जाती है जो बियॉन्ड दी कंट्रोल ऑफ एनीबडी, आइदर रूलिंग पार्टी और एनीबडी, तो उस सर्कमस्टेंसेस में भी वो एक्सटेंडेड टर्म का जो प्रोविजन होगा उससे उसकी टर्म एक्सटेंड की जाएगी, या अगर साइमल्टेनियस इलेक्शन जब शुरू करना चाहेंगे उस समय किसी असेंबली की टर्म कर्टेल करके फिर उनको साइमल्टेनियस इलेक्शन में ला पाएंगे। अच्छा, जैसे अभी की हम बात करें, आपने 2018 में जब रिपोर्ट सबमिट की थी तो उसमें 2019 की परिस्थिति की कल्पना करते हुए आपने कुछ सॉल्यूशंस दिए थे कि कैसे चुनावों को मर्ज किया जा सकता है, या फिर आपने 2 सालों में असेंबली इलेक्शंस करवाने के अलग अलग ग्रुप्स का सजेशन भी दिया था। आज की अगर हम परिस्थिति को देखें तो कितना पॉसिबल है इस तरह से, क्योंकि आप जानते हैं वैरायटी ऑफ टर्म्स हैं हमारी असेंबलीज की भी। हम लोगों ने जब 2018 में ये रिपोर्ट दिया था उस समय 2019 में पार्लियामेंट के चुनाव जो हैं वो ड्यू थे, तो हमने ये लिस्ट बनाई थी कि कितनी असेंबलीज ऐसी हैं कि जिनका 2 या 3 महीने का टर्म एक्सटेंड करके, और कितनी ऐसी असेंबलीज हैं जिनका 2 या 3 महीने से ज़्यादा नहीं, अगर टर्म कर्टेल करके उनको साथ में मिला दिया जाए तो एक अंदाज था कि करीब 12 स्टेट असेंबलीज और एक यूनियन टेरिटरी, इनके सारे इलेक्शंस जो हैं 2019 के पार्लियामेंट चुनाव के साथ हो सकते थे। और हमने सजेशन इसीलिए दिया था कि साल में 2 बार चुनाव इसलिए हों ताकि टर्म कर्टेल या एक्सटेंड करने की जो बात है वो 6 महीने से ज़्यादा की नहीं हो। अगर साल में 2 बार इलेक्शन होते हैं तो किसी भी असेंबली की टर्म अगर कर्टेल करनी है तो 6 महीने से ज़्यादा का पीरियड नहीं होगा, और अगर किसी असेंबली की टर्म एक्सटेंड करनी है तो वो भी 6 महीने से ज़्यादा नहीं होगा। इसीलिए 2 का सजेशन दिया था, और उस समय हमने जो लिस्ट दी थी वो इसी तरह से दी थी कि ये असेंबलीज हैं जिनकी टर्म 2019 के पार्लियामेंट इलेक्शन से 2 या 3 महीने पहले पूरी हो रही हैं, और ये जो असेंबलीज हैं इनकी टर्म 2 या 3 महीने बाद पूरी हो रही हैं, उनको एक को एक्सटेंड करके एक को कर्टेल करके उनकी अगर कॉमन इलेक्शन करवाना चाहती तो गवर्नमेंट करवा सकती है। लेकिन मैंने पहले कहा और फिर एक बार रिपीट कर रहा हूँ कि उसमें सबसे पहले इनको कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की प्रोसीजर करनी पड़ेगी, उस चीज़ को करने के बाद ही फिर हम इस बारे में आगे बढ़ सकते हैं। मैं ये भी साथ में जानना चाहता हूँ कि इससे एक जो आज की प्रेजेंट परिस्थिति है उसमें जितना एक्सपेंसिव होते हैं, जो फाइनेंशियल बर्डन पड़ता है, जो सजेशन आपने दिया उसमें कितना अंतर आ जाएगा? इसमें करीब ज़्यादा नहीं तो 50% जितना अंतर आएगा। जो इस समय हम जो एक्सपेंसेस कर रहे हैं, हाइपोथेटिकली अगर आप 100 रुपये कर रहे हैं तो वो फिर 50 रुपये पे आ जाएगा।
क्योंकि जो साइमल्टेनियस इलेक्शन जब होता है ना, तो जो मूवमेंट आपको पहले एक बार करनी पड़ती है पार्लियामेंट इलेक्शन के लिए, वही सारी एक्सरसाइज आपको स्टेट असेंबली के इलेक्शन के लिए करनी पड़ती है। तो ऑलमोस्ट जो खर्चा है वो डबल हो जाता है, वो फिर आधा रह जाएगा। और सबसे बड़ी बात है, मुझे पता नहीं, ऐसा लगता है बार बार कि इस चीज़ को पब्लिक को भी हमें जागृत करना चाहिए कि अलग अलग इलेक्शन होने की वजह से स्टेट असेंबलीज में और इवन सेंट्रल गवर्नमेंट के लेवल पे भी कोड ऑफ कंडक्ट की वजह से एक हाइबरनेशन की पोजीशन क्रिएट होती है, और ऐसा लगता है कि गवर्नमेंट इस पीरियड में हाइबरनेशन में है, और जब वो पीरियड पूरा होता है उसके बाद फिर एक्टिव होती है और फिर से सारे स्टेप्स लेना या डिसीजंस लेना शुरू करती हैं। तो ये चीज़ बहुत ज़रूरी है कि इसको जल्दी से जल्दी, और एक आप जैसा कह रहे थे बिल्कुल सही है, कोशिश ये करनी चाहिए कि कंसेंसस से हो ताकि इसमें और कोई बाधाएं ना आए। एक और चीज़ मैं जानना चाहता हूँ, जब आप डेलिब्रेशंस कर रहे होंगे तब जाहिर सी बात है बहुत सारे इश्यूज आपके सामने प्रॉप अप हुए होंगे। एक जो हम देखते हैं कई पार्टीज़ की तरफ से ये कंसर्न रेज किए जाते हैं कि लोकल इश्यूज जो हैं इस तरह के साइमल्टेनियस इलेक्शन में उन पर नेशनल इश्यूज हावी हो जाएंगे। तो क्या ये भी आया था आपके सामने? आपकी बात बिल्कुल सही है। हम लोगों के जो डिस्कशंस हुए थे, हम लोगों ने सारे एमपीज को इनवाइट किया था और पार्टीज को भी इनवाइट किया था, और जो मुझे याद है उस हिसाब से एक मेजर उनका जो अपोजिशन था वो सिर्फ इसी वजह पे था कि जब साइमल्टेनियस इलेक्शन होंगे तो नेशनल इश्यूज जो हैं वो लोकल इश्यूज के ऊपर हावी हो जाएंगे, और वोटर जो है वो उनसे इफेक्ट होके या उनसे इन्फ्लुएंस होके वोटिंग करेगा। लेकिन फिर उसके सामने हमारे पास स्टडी मटेरियल था और सारे मतलब तथ्य हमारे पास थे, जिसमें हमने ये बताया था कि स्टेट असेंबली के और पार्लियामेंट के साइमल्टेनियस इलेक्शंस में भी वोटर्स बिल्कुल इन्फ्लुएंस इस बात से नहीं हुए थे, और उन्होंने दोनों जगह अलग अलग पार्टी की सरकार को चुनने का काम किया था। इसलिए इस चीज़ का डर नहीं रखना चाहिए। मुझे नहीं लगता कि हमारे अब जो वोटर्स हैं 75 साल की डेमोक्रेसी के बाद अब इतने मैच्योर हैं कि जिनको ये पता नहीं चलेगा कि हम जब पार्लियामेंट के लिए कर रहे हैं तभी हमको नेशनल इश्यूज ध्यान में लेने हैं, और जब हम असेंबली के लिए वोट कर रहे हैं तो हमें लोकल इश्यूज के ऊपर ध्यान करना है। ये बिल्कुल अच्छी सी बात है। एक आखिरी सवाल, और शायद जो सबसे बड़ा कंसर्न है हमारे यहाँ वोटिंग के प्रोसेस में पब्लिक के पार्टिसिपेशन का, वोटर के पार्टिसिपेशन का, आप क्या मानते हैं इस प्रक्रिया से उस पर कितना फर्क पड़ेगा? बिकॉज अल्टीमेट एम तो यही है कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा पार्टिसिपेट करें इस डेमोक्रेटिक प्रोसेस। बिल्कुल सही बात है आपकी बात जो है ना। देखिए, किसी भी डेमोक्रेसी में पब्लिक का पार्टिसिपेशन हमेशा मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, और इसी वजह से हमेशा ये देखा जाता है कि कितने % की वोटिंग हुई। मुझे ऐसा लगता है कि अगर साइमल्टेनियस इलेक्शन होगा तो जो लोग थोड़ी सुस्ती मनाते हैं, मान लीजिए नेशनल इश्यूज पे, तो वो बाहर आएंगे, और जो थोड़ी सुस्ती बनाते हैं लोकल इश्यूज पे तो वो भी बाहर आएंगे। और मुझे लगता है कि वोटिंग के परसेंटेज इसमें डेफिनेटली बढ़ेंगे, लोगों का पार्टिसिपेशन ज़्यादा होगा, और जो भी सरकार आएगी वो ज़्यादा पॉपुलस गवर्नमेंट होगी, ऐसा मैं मानता हूँ।